हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। स्कूल की पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रही होगी मुझे लगता है। बच्चों, एक चीज़ मैं आपसे बताना चाह रहा था कि स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ कुछ बच्चे और अच्छी पढ़ाई के लिए नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय, नेतरहाट विद्यालय और इस तरह के तमाम विद्यालय में हमारा नामांकन कैसे हो, इसके लिए विशेष तैयारी की आवश्यकता होती है। मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं अपने गुरु जी की क्लास यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं नवोदय विद्यालय में आपका नामांकन कैसे हो। उसमें यदि आप नामांकन लेना चाहते हैं, उसकी परीक्षा में बैठना चाहते हैं, तो उस परीक्षा का जो सिलेबस है, मैं उस सिलेबस को लेकर एक संक्षिप्त जानकारी लेकर आपके सामने आया हूं। बच्चों, जैसा कि आप लोग थोड़ी बहुत जानकारी रखते ही होंगे कि नवोदय की परीक्षा 3 विषयों पर आधारित होती है। सबसे पहला मानसिक योग्यता परीक्षा, और इसमें 40 अंक होते हैं। इसके 40 अंकों की परीक्षा होती है, जबकि इसका पूर्णांक होता है 50। दूसरा विषय आपका है अंकगणित। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अंकगणित है। हालांकि अंकगणित केवल अंकगणित नहीं है, कई और विषयों का समावेश है, कई और इसमें चैप्टर्स होते हैं, तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें आपको 20 प्रश्न होते हैं और इसके पूर्णांक आपको 25 निर्धारित हैं। और तीसरा एक विषय है भाषा। इस भाषा में चाहे तो आप अंग्रेजी रख सकते हैं या फिर हिंदी रख सकते हैं। मैं आप लोग के सामने आज हिंदी भाषी बच्चों के लिए एक सिलेबस तैयार करके लाया हूं। इस पर एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दूंगा। सबसे पहले हम लोग ये जान लें, इस 40 अंक में 40 प्रश्न में 50 अंक आपको मिलते कैसे हैं। हर प्रश्न में आपको 1.25 अंक निर्धारित है। तो इस तरह से आप देखें, यहाँ 50 अंक हो गए, यहाँ फिर 25 अंक हो गए, और फिर आपको भाषा में भी 25 अंक दिए जाते हैं। कुल पूर्णांक आपका हो जाता है 100, जबकि आपके कुल प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 40, अंकगणित में 20, और फिर भाषा में हिंदी हो या इंग्लिश, इसमें भी 20, यानी कुल प्रश्नों की संख्या हो जाती है 80 प्रश्न और 100 अंक। आइए एक एक करके एक एक विषयों में मैं चर्चा कर लूँ आप लोग के सामने। और ये अगर हमारा पाठ्यक्रम हमारी समझ में आ जाए तो यहीं से हमारी शुरुआत अच्छी होती है। मैं आप लोग के साथ मिलकर इस नवोदय परीक्षा के सारे तथ्यों को जानेंगे, और ना सिर्फ जानेंगे, मैं आपको इस नवोदय परीक्षा की सफलता तक साथ साथ चलूँगा, सफलता के द्वार तक आपके साथ चलूँगा। आइए विस्तार से समझते हैं। मानसिक योग्यता परीक्षा, इसको इंग्लिश में रीजनिंग कहते हैं, आप लोग जानते होंगे। इसका सबसे पहला खंड है वर्गीकरण। वर्गीकरण में आप जानते हैं कि जैसे 4 आकृति दी हुई रहती है, या 4 कोई वस्तु दिया हुआ रहता है, उसमें 3 वस्तु या 3 आकृति एक तरह की होती है। उसमें से एक को छांटना है, जिसको ओड वन आउट भी बोल सकते हैं आप। जो असमान है उसमें उसको किनारे कर लेंगे। तो ये आपको देखना पड़ेगा वर्गीकरण में। हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले अभी सिलेबस को समझ लें। दूसरा आता है समान आकृति। मतलब प्रश्न में कुछ आकृति दी हुई रहेगी, उसी की तरह उसमें से आपको ढूंढना पड़ेगा वैसी ही आकृति उत्तर की तरफ जो दिया हुआ रहेगा। रीजनिंग का जो यानी प्रश्न रहता है, उसमें आपको एक जैसी आकृति को ढूंढना पड़ेगा। ये आप दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे। समान आकृति, इसको एनालॉजी बोलते हैं। तीसरा चीज़ है पैटर्न पूरा करना। मतलब पैटर्न जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, अंत में जाके उसको छोड़ दिया जाता है। 1 चरण, 2 चरण, तीसरे चरण के बाद उसको छोड़ दिया जाता है। तो आपको उस पैटर्न को पकड़ना है। जैसे मान लीजिए 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद क्या आएगा। तो ये एक पैटर्न है।
आप देख रहे हैं कि 2 के बाद 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा और फिर 2 ही बढ़ेगा, तो ये आप पैटर्न को पूरा कर लेंगे। उत्तर में आपका आंसर उस तरह से रहेगा, आप उसको पूरा कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आकृति श्रृंखला, श्रृंखला का मतलब होता है सीरीज, मतलब क्रमबद्धता के रूप में अगर आपका रीजनिंग आगे बढ़ रहा है तो उसके बाद क्या होगा ये ढूंढना आपको आकृति श्रृंखला में हम लोग पढ़ेंगे। सादृश्यता, सादृश्यता को समदृश्यता भी कहते हैं। हिंदी भाषी बच्चों के साथ हम लोग हैं तो हिंदी थोड़ी कठिन लगती होगी, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं, मैं समझाने का पूरा वह प्रयास करूंगा और रत्ती भर भी आपको संदेह नहीं छोड़ूंगा। चलिए आगे निकलते हैं। सादृश्यता का मतलब होता है कि जैसे 1 से बढ़ के 4 हो गया तो उसी तरह 16 से बढ़ के क्या हो जाएगा, आप अंदाजा लगाएं क्या होगा। इस तरह के जो प्रश्न होंगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे सादृश्यता में। यहाँ आगे आती ज्यामितीय आकृतियाँ, कुछ आकृतियाँ जैसे वर्ग है, वृत्त है, आयत है, ज्यामिति की जो आकृतियाँ हैं उसको पूरा करना, उस पर जो कुछ प्रश्न आएंगे उसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ज्यामितीय आकृति में। फिर इसी रीजनिंग में एक चीज़ और होता है, इसके कुल 9 खंड हैं। मैं पहले बताना भूल गया, इसके कुल 9 खंड हैं। दर्पण आकृति, दर्पण प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब। आप देखेंगे जहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब लिखा होगा वहाँ पे आप देखेंगे इस तरह का रहेगा, इस तरह का, यानी इस तरफ अगर कुछ दर्पण के सामने कुछ रखा जाए तो दर्पण में कैसा दिखेगा, जस्ट उल्टा दिखता है। हम लोग पढ़ेंगे इसको अभी विस्तार से, इस पर बात नहीं करना है। फिर आगे निकलते हैं कागज का मोड़ना। कागज का टुकड़ा लेते हैं, उसको मोड़ते हैं, फिर उसको खोलते हैं, तो जहाँ जहाँ रेखा बन गई होती है तो वो कैसी रेखा दिखती है उसको उत्तर में हम लोग खोज के उसको पूरा करेंगे। इसको कहते हैं कागज का मोड़ना। एक चीज़ और होता है, उसी कागज के मोड़ने के बाद किसी किसी जगह पंच कर दिया जाता है और खुलने के बाद वो पंचिंग की जो आकृति बनती है इसको कागज के मोड़ना इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। कागज का टुकड़ा रीजनिंग में फिर एक चीज़ और पढ़ेंगे हम लोग कि कागज़ का कुछ टुकड़ा दिया हुआ रहेगा, अलग अलग ये ज्यामितीय आकृति बनी हुई रहेगी कागज़ के टुकड़े से, उसको जोड़कर एक आकृति बनानी है और उत्तरखंड में उसको आपको ढूंढना है। ये रहेगा इस चैप्टर में कागज़ के टुकड़े में। ये तो 9 खंड हो गए और अंतिम खंड है इसका छिपी हुई आकृति। छिपी हुई आकृति का मतलब ये है एक आकृति दी हुई है, उत्तरखंड में 4 उसके ऑप्शंस हैं और इसी आकृति को उसी ऑप्शन में कहाँ वो छुपा हुआ है, किस आकृति में छुपा हुआ है, किस ऑप्शन में छुपा हुआ है, इसको ढूंढ लेना। ये रीजनिंग है, ये रीजनिंग का 10 चरण है, बहुत कठिन नहीं है। एक एक चैप्टर पर हम लोग विस्तार से चलेंगे अगले दिन से। तो पहले आज हम लोग सिलेबस को देख पा रहे हैं। यहाँ हम लोगों ने देखा मानसिक योग्यता परीक्षण में इतने 10 चैप्टर हम लोग को पढ़ने हैं। बहुत कठिन नहीं है नवोदय, बहुत 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 आसान है। आप मेरे साथ चलें, मैं आपके साथ हूँ। अगला विषय आता है हम लोग का अंकगणित। अंकगणित में इसके अध्याय की संख्या, इसके शीर्षक से आपको लगता होगा कि बहुत लंबा चौड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। कई शीर्षक तो ऐसे हैं कि आपस में मिलते जुलते हैं। आइए बात करते हैं। पहला है संख्या और संख्या पद्धति। हमारा जो नंबर और नंबर सिस्टम है, इस पर जितने भी सवाल आएंगे ये हम इस अध्याय में पढ़ेंगे, संख्या और संख्या पद्धति में। दूसरा जो हमारा चैप्टर होगा वो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बारे में जितने भी प्रश्न आएंगे उसको इसमें पढ़ेंगे। उससे आगे निकलेंगे भिन्न की जानकारी। भिन्न की जो संख्या है, भिन्नात्मक जो संख्या है, और इस पर जितनी भी संक्रियाएं होती हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग, इस तरह की जितनी इस पर संक्रियाएं होंगी ये हम भिन्न की संख्या में पढ़ लेंगे। आगे फिर दशमलव वाली संख्या भी कुछ होती है, इसको गणित में अंकगणित के चैप्टर में ही हम लोग पढ़ेंगे। दशमलव से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे इसमें हम लोग मिलकर हल करेंगे। आगे बढ़ेंगे अंकगणित वाले विषय में, तो लघुत्तम समापवर्तक और
लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त तक ये हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। साथ ही साथ इससे संबंधित भी कुछ और सवाल बनते हैं, उसको भी इसी चैप्टर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। वर्ग, घन, वर्गमूल और घनमूल, इस तरह के सवाल कम आते हैं, लेकिन पिछले साल के क्वेश्चन को आप उलट के देखें तो आपको पता चलेगा वर्ग से भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे। एक क्वेश्चन था वर्ग का और वर्गमूल का। तो चूंकि ये हमारे अंकगणित का एक हिस्सा है तो इसको भी हम क्यों ना पढ़ लें, और इसको हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हुए आगे निकलेंगे। यानी 20 प्रश्न में से 20 प्रश्न का मेरा दावा रहेगा, आप मेरे साथ बने रहेंगे, गणित का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आगे घात और घातांक, आगे चल के करनी वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। अभी वर्ग 5 वगैरह में तो बहुत गहराई से नहीं है, लेकिन घात और घातांक पावर वाला मान आपने देखा होगा, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4, इस तरह के, तो इसको हम इस चैप्टर में पढ़ लेंगे। आगे सन्निकट मान, कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जैसे 1.49, तो 1.49 को 1.5 कह लेते हैं हम, लेकिन अगर इसको पूर्ण संख्या मानना हो तो पूर्ण संख्या के तौर पे इसको 1 ही मानेंगे, क्योंकि 1 और 2 के बीच में जो एक मानक संख्या है 1.5 उससे भी कम है। तो ये निकट किसके हो रहा है इसको देखना है हम लोग को। ये निकट हो रहा है 1 के या 2 के, 1 के निकट हो रहा है तो इसको सन्निकट में हम लोग 1 मान लेंगे। लेकिन वही संख्या अगर 1.63 हो जाए या 1.51 हो जाए तो इसको हम लोग 2 मान लेंगे। ये सन्निकट मान में हम लोग पढ़ेंगे, तो फिर विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे इस पर। सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन में आप लोग बोडमास वगैरह का नियम जानते हैं, नहीं भी जानते हैं तो बिल्कुल हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे और सारे सवालों को आसानी से चुटकी बजाते हम लोग हल करेंगे। आगे समय पर कुछ सवाल होंगे, औसत के कुछ सवाल होंगे, समय पर बहुत छोटे मोटे सवाल, 1-2 सवाल आते हैं समय से भी, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है नवोदय के लिए। औसत के भी कुछ प्रश्न आते हैं। प्रतिशतता एक बहुत सारे चैप्टरों का एक हम कहें तो समूह है। अब लाभ हानि में जाए, उसके बाद आप देखेंगे दूसरा एक चैप्टर है साधारण ब्याज में, तो हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो प्रतिशतता का मुझे लगता है 4 से 5 क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पे नवोदय की परीक्षा में रहता है। ये हम परसेंटेज वाले चैप्टर में, प्रतिशतता वाले चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। ऐकिक नियम भी बहुत ही सरल है, बहुत कठिन नहीं है यह। ऐकिक नियम के कुछ प्रश्न इस पे रहेंगे, 1-2 प्रश्न निश्चित रूप से रहते हैं वर्ग 6 की परीक्षा में भी और वर्ग 9 में जो नामांकन है ना उसकी परीक्षा में भी। लाभ हानि, इस प्रतिशतता की मैंने पहले बताया अभी तुरंत कि लाभ हानि में इसकी भी जरूरत पड़ती है। लाभ और हानि का जो अध्याय है इस अंकगणित में हम पढ़ेंगे। अनुपात और समानुपात, अगला चैप्टर अनुपात और समानुपात भी है। 2 राशियों के बीच में क्या अनुपात क्या समानुपात है हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फिर समय के साथ काम का क्या संबंध है, समय के साथ काम का कैसा संबंध है हम देखें जरा गौर से, तो ये अनुपात समानुपात से ही जुड़ा हुआ संबंध दिखता है, हम लोग पढ़ेंगे इसमें समय और कार्य में। समय और दूरी में फिर उसी तरह समय और दूरी का क्या संबंध है इसको हम गणितीय भाषा में पढ़ेंगे, गणित के सवालों को हल करने में इसका इस्तेमाल करेंगे। साधारण ब्याज, बच्चों आप जानते होंगे कि ब्याज 2 प्रकार के हैं, आपने पढ़ भी लिया होगा थोड़ा बहुत। एक ब्याज है चक्रवृद्धि ब्याज, जो ब्याज दर ब्याज को भी मूलधन में जोड़ के फिर आगे बढ़ते हैं हम। ऐसा कोई सवाल आपके नवोदय की परीक्षा में नहीं आने वाला है, आप दिमाग में बैठा लीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, साधारण क्वेश्चन रहेगा, और ये आपका ब्याज वाला जो प्रश्न रहेगा वो साधारण ब्याज का रहेगा। चक्रवृद्धि ब्याज का कोई वहाँ लफड़ा ही नहीं है, बिल्कुल आसानी से हम लोग पास करेंगे। तो पहले हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं, उसके बाद क्षेत्रमिति के जो बेसिक जानकारी आपसे उम्मीद की जाती है ऐसे कुछ सवाल भी इसमें पूछे जाएंगे। फिर रेखा गणित और थोड़ा बहुत बीज गणित का भी समावेश इस 20 प्रश्न में रहता है। आंकड़े से भी एक क्वेश्चन रहेंगे, आंकड़ों का जो प्रबंधन है, जो डाटा मैनेजमेंट बोलते हैं हम लोग, तो उस पर भी कुछ सवाल रहते हैं। कुछ सवाल क्या, मैं कहता हूँ कि एक सवाल रहेंगे। और वर्ग पहेली,
ये इसकी संभावना सबसे कम रहती है, लेकिन फिर भी चूँकि हमारे सिलेबस में है तो हमें पढ़ना है। तो ये रहा बच्चों हमारा ये अंक गणित का जो ये सिलेबस है। इसमें बहुत परेशानी नहीं है, आसानी से एक एक टॉपिक पर एक एक बच्चों की समस्या को दूर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं भाषा पर। तो मैंने पहले ही बता दिया कि हम लोग तैयारी हिंदी भाषा के बच्चों के लिए, हिंदी भाषी बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो हमारी भाषा हिंदी होगी, हालांकि जिनकी भाषा अंग्रेजी होगी उसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो तैयार करूंगा, फिर बात करेंगे हम लोग। तो इस भाषा में बहुत कुछ नहीं है। इस भाषा में वर्ग 5 के बच्चों से एक जो उम्मीद की जाती है कि भाषा की एक सामान्य जानकारी तो उसके पास हो, तो उसमें रहेंगे लिंग, वचन, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, काल, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, और सबसे जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है अपठित गद्यांश। यही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, और मैं तो कहता हूँ कि इस पर ही सारा चीज़ संबंधित है। एक अनुच्छेद लिखा रहता है, उस गद्यांश को आप पढ़ेंगे, उसी अनुच्छेद से लिखा हुआ 5-5 सवाल रहेंगे आपके सामने। हो सकता है कि 4 अनुच्छेद है तो 5 चौके 5 गुना 4 बराबर 20 सवाल आपके ऐसे ही कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन इन सवालों को जानने के लिए आपको इन भाषा की बेसिक जानकारी तो होनी ही चाहिए। तो इसको बहुत गहराई में नहीं लेंगे हम लोग। ये लिंग, वचन, सर्वनाम यानी व्याकरण का जो हिस्सा है उसको बहुत गहराई से नहीं लेना है, लेकिन वो उतनी जानकारी इस परीक्षा में आपसे उम्मीद की जाती है कि उतनी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो ये अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश से जो प्रश्न बनते हैं और उसको हम कैसे हल करते हैं, इस पर जब हम भाषा के लिए वीडियो डालेंगे तो उसमें हम स्पष्ट करेंगे। तो बच्चों ये था हमारा सारा का सारा नवोदय वर्ग 6 की जो प्रवेश परीक्षा है उसका सारा का सारा सिलेबस संक्षिप्त में था, और एक एक चैप्टर पर मैं हर एक दिन छोड़कर एक दिन आपके लिए YouTube चैनल, अपने YouTube चैनल गुरुजी की क्लास में उपस्थित रहूँगा। और आप बच्चों की जो भी समस्या होगी आप हमें कमेंट में लिखें, और मैं उन समस्याओं को मतलब तत्क्षण ही दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा। हाँ, एक चीज़ और कहूँगा आपसे कि इस चैनल पे आप अगर नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल पर जुड़ें और हमारे साथ बने रहें तब तक जब तक आपको मैं नवोदय परीक्षा की सफलता नहीं दिलवा देता हूँ। जय हिंद बच्चों।